गांव का नाम था धनपुर, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे सब शापित कुआं कहते थे। बुजुर्गों की माने तो सालों पहले एक औरत चंदा ने उसी कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी थी। कहते हैं उसका पति उसे मारता था और एक दिन उसने उससे बचने के लिए खुद मौत को गले लगा लिया। मरने से पहले चंदा ने कसम खाई थी, जो भी इस कुएं के पास आएगा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। लोगों ने ये बातें सुनी थी, लेकिन अब की पीढ़ी इसे सिर्फ एक कहानी मानती थी। रमेश, गांव का एक निडर लड़का, अपने दोस्तों के साथ बैठा था। बातों बातों में कुएं का जिक्र आया। सबने रमेश को चिढ़ाया, तू तो बड़ा बहादुर बनता है, एक रात कुएं के पास जाके दिखा। रमेश हंसा, कल रात 12 बजे जाऊंगा और वीडियो बनाकर लाऊंगा। डरता नहीं मैं किसी भूत से। अगली रात जब पूरा गांव सो चुका था, रमेश अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके कुएं की तरफ बढ़ा। रात का सन्नाटा चुभने जैसा लग रहा था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, हवा का झोंका आया और उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। वह झुककर उसे उठाने ही वाला था कि उसे कुएं से किसी की सिसकी सुनाई दी। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और कुएं में झांका। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो झटके से पलटा, पीछे एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मटमैला और आंखें सफेद। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। तू आ गया है मेरे पास, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रमेश चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही दब गई। पांव हिल नहीं रहे थे। औरत ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब तू भी मेरी तरह अकेला रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने कुएं के पास रमेश का मोबाइल पड़ा देखा। स्क्रीन पर आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। एक झलक में रमेश डर के मारे कांप रहा था और पीछे वही औरत कैमरे की ओर देख रही थी। रमेश कभी नहीं मिला, लेकिन तब से हर साल उसी रात कोई न कोई आवाज आती है, तू आ गया है। रमेश के गायब होने के 3 साल बाद गांव का माहौल और भी डरावना हो गया था। कोई रात को बाहर नहीं निकलता। कुएं के पास एक लाल कपड़ा हमेशा उड़ता हुआ दिखता, जैसे किसी की साड़ी का टुकड़ा। रजत, रमेश का छोटा भाई, अब बड़ा हो गया था। वह शहर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन रमेश की गुमशुदगी उसे अब तक सता रही थी। लोग कहते थे कि रमेश भूत बन गया है, कुछ कहते कुएं की आत्मा ने उसे खा लिया। पर रजत को यकीन था सच कुछ और है। गर्मियों की छुट्टियों में रजत गांव आया। उसने तय किया वो सच्चाई जानकर रहेगा। उस रात 12 बजे वो एक गोप्रो कैमरा, लाल धागा और लोव कपूर वाली पोटली लेकर कुएं की ओर चला। जैसे ही वो पास पहुंचा, हवा तेज चलने लगी। उसके कैमरे ने एक फीकी आवाज रिकॉर्ड की। तू उसका भाई है। रजत ठिठका पर रुका नहीं। उसने कैमरा कुएं की ओर किया और कहा, अगर रमेश यहाँ है तो मुझे कोई निशानी दो। कुएं के अंदर से एक अजीब सी चमक निकली और कुछ गिरा। रजत ने देखा, वो रमेश की चप्पल थी जो उसने गायब होने वाली रात पहनी थी। अब रजत को यकीन हो गया, रमेश की आत्मा कुएं में नहीं है, वो कहीं कैद है। तभी पीछे से वही सिसकी, लेकिन इस बार औरत नहीं, रमेश की आवाज थी, भाग रजत, वो आ रही है। रजत मुड़कर भागा, लेकिन सामने वही काली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें अब और भी सफेद और उसकी मुस्कान लंबी, असली नहीं डरावनी। रजत ने कांपते हाथों से लाल धागा निकाला और मंत्र बुदबुदाया, क्लीम कालिका देव्या नम। औरत चीखने लगी, उसकी परछाई कांपने लगी और फिर धुआं बनकर गायब हो गई। कुएं से एक जोर की आवाज आई और रमेश अचेत हालत में बाहर गिरा। 3 साल बाद रमेश वापस आया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर था। रमेश ने बस इतना कहा, उस कुएं में चंदा की आत्मा नहीं है, कुछ और है, कुछ जो अब भी जाग रहा है। रमेश की वापसी ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। सब चौंक गए कि जो लड़का 3 साल पहले गायब हुआ था, वह अब जिंदा लौट आया है। पर वह अब वैसा नहीं था। कम बोलता था, रात में चीख कर उठता और हमेशा काले शीशे वाले चश्मे पहनता, यहां तक कि दिन में भी। रजत जानता था कि कुछ अब भी ठीक नहीं है। एक रात रमेश ने खुद बताया, मैं मरा नहीं था रजत, मैं एक और जगह में था। एक अंधेरी सड़ी हुई जगह, कुएं के नीचे, एक दूसरी दुनिया में। वहां और भी आत्माएं थी, लेकिन वो सब उस एक चीज से डरते थे जो खुद को शाप की देवी कहती थी। रजत बोला, वो चंदा थी। रमेश ने सिर हिलाया, नहीं, चंदा कभी वहां नहीं थी। उसका नाम कालीना है। वो इंसान नहीं, कुछ और है। आत्माएं भी उससे डरती हैं। उसने मेरी रूह को अपने पास बांध लिया था। रजत ने ठान लिया, ये सिलसिला अब खत्म करना होगा। उसे गांव के पुराने पुजारी बाबा धर्मनारायण का स्मरण हुआ। बाबा अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उन्होंने एक मंत्र बताया।
अगर कोई उस कुएं की आत्मा से पिंड छुड़ाना चाहता है तो उसे वहां फिर से जाना होगा और उस चीज से आमना सामना करना होगा। पर यह काम दो लोग ही कर सकते हैं, एक जिसने वहां वक्त बिताया हो और दूसरा जिसका मन एकदम शुद्ध हो। रजत और रमेश दोनों तैयार हो गए। उन्होंने एक तांत्रिक त्रिकोण बनाया, गोमूत्र और गंगा जल से घेरा खींचा और आधी रात को कुएं की ओर बढ़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, चारों ओर की हवा जम सी गई। कुएं से अब सिर्फ सिसकियां नहीं, हंसी आने लगी थी, लंबी पागल सी हंसी। फिर अंधेरा छा गया और जमीन फटने लगी। एक छाया बाहर निकली, कालीना। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, एक सांप जैसे आंखें और मुंह जो लगातार फैलता जा रहा था। उसने कहा, मैं हर आत्मा की छाया हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। रजत और रमेश ने मिलकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं कालिका देव्या शुद्धाय नमः। पर कालीना हंसती रही, तुम्हारे मंत्र मुझे नहीं छू सकते, क्योंकि मैं जन्मी ही शाप से हूं। तभी रमेश ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, उसने खुद को त्रिकोण के बीच गिरा दिया और कहा, तू मुझे ले ले लेकिन मेरे भाई को छोड़ दे। एक पल के लिए सब शांत हो गया। कालीना ने रमेश की ओर बढ़ते हुए कहा, बहुत देर कर दी बच्चा, अब कोई सौदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो त्रिकोण में घुसी, गंगा जल और मंत्र के प्रभाव से उसका शरीर जलने लगा। वह चीखने लगी और उसकी छाया बिखरने लगी। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ खत्म। जब रजत ने आंखें खोली, रमेश बेहोश था लेकिन जिंदा, और कुएं का पानी सूख चुका था। काली परछाई हमेशा के लिए मिट चुकी थी। अब गांव में शांति है। कुआं अब बस एक सूखा गड्ढा है और उसकी कहानी एक चेतावनी। शाप को खिलाओ नहीं, खत्म करो।